नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2024 को ध्यान में रखते हुए जो हमने महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसका 9वां वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम 9वां चैप्टर किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, बोर्ड के द्वारा जारी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में से कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस चैप्टर में से एक जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो 2 होंगे, एक रिक्त स्थान वाला प्रश्न पूछा जाएगा, एक लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, साथ में एक निबंधात्मक प्रश्न भी पूछा जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आधे अंक के होंगे, तो कुल मिलाकर 1 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन रिक्त स्थान वाला जो कि आधा अंक का होगा, और लघुत्तरात्मक जो प्रश्न है वो 1.5 अंक का होगा। साथ में निबंधात्मक जो प्रश्न है वो 4 अंक का होगा। तो कुल मिलाकर ये जो चैप्टर है वो 7 अंक का होने वाला है। विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि जो निबंधात्मक प्रश्न है इसके साथ में आपको अथवा वाला प्रश्न भी मिलने वाला है। और ये जो लघुत्तरात्मक प्रश्न होगा इसके आंकिक प्रश्न होने की प्रबल संभावना है, और वैसे होगा ही, आंकिक प्रश्न ही होने वाला है। और ये जो निबंधात्मक प्रश्न है जो कि 4 अंक का है, ये 2+2 के फॉर्मेट में या 1+3 के फॉर्मेट में होने की प्रबल संभावना है। और इसमें से भी एक भाग आंकिक होगा, एक भाग होगा वो न्यूमेरिकल प्रश्न का ही होने वाला है। क्लियर? क्योंकि जो ब्लूप्रिंट जारी किया है बोर्ड ने, जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया है उसके प्रश्न में, दोनों ही प्रश्नों में एक भाग है वो आंकिक प्रश्न का सम्मिलित किया गया है। तो हम यहां से बता सकते हैं कि जो निबंधात्मक प्रश्न होगा उसमें भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, लघुत्तरात्मक प्रश्न है उसमें भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। तो इस चैप्टर में से 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में करने होंगे। तो इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि इसमें से छोटे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, बड़े क्वेश्चन भी आ रहे हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो आज का ये जो वीडियो है इसमें हमने सभी प्रकार के प्रश्नों का समावेश किया है। तो आप इसको अच्छे से समझकर वीडियो को देखेंगे। विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल सके। अपने क्लासमेट के साथ में, अपने साथियों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम अगला वीडियो जल्दी से जल्दी लेकर लौटें। सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर देखने वाले हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। हमें यहाँ पर जो दर्पण दे रखा है वो है उत्तल दर्पण। विद्यार्थियों, जो उत्तल दर्पण होता है इसकी फोकस दूरी ली जाती है धनात्मक, तो प्लस में 14 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी होगी। फिर पूछा है वक्रता त्रिज्या, और जो वक्रता त्रिज्या है उसको हम कैपिटल R से पुट करते हैं, जो हमें यहाँ पर निकालनी है। हम जानते हैं F बराबर होता है R/2, यहाँ से R बराबर आ जाएगा 2 × F, तो 2 गुणा में F 14 है यहाँ पर, तो R बराबर आ जाएगा यहाँ से 28 सेंटीमीटर, ये भी प्लस में, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक जादूगर खेल दिखाते समय n बराबर 1.47 अपवर्तनांक वाले कांच के लेंस को किसी द्रव से भरी द्रोणिका मतलब खुले बर्तन में डालकर अदृश्य कर देता है। द्रव का अपवर्तनांक क्या है। देखिए, जो पात्र है हमारे पास में, उस पात्र के अंदर
एक द्रव भरा हुआ है, हम उसके अंदर एक लेंस को डाल रहे हैं जो हमारे पास में, जैसे ये कोई लेंस है और इस लेंस का जो अपवर्तनांक है वो हमें दे रखा है 1.47। 1.47 यदि हम इसको डाल दें तो वो हो जाता गायब। तो वो गायब तभी होगा जब आपके पास में जो द्रव है, द्रव का अपवर्तनांक और लेंस का अपवर्तनांक सेम हो, तब वो दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो ये बराबर होगा लेंस के अपवर्तनांक के, लेंस का अपवर्तनांक। और यहां पर जो लेंस का अपवर्तनांक है वो हमें इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 1.47। तो द्रव का जो अपवर्तनांक है वो 1.47 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि सघन माध्यम 1 का विरल माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक n12 है तो इन माध्यमों के युगल के लिए क्रांतिक कोण IC है। तो n12 और IC के मध्य सही संबंध क्या है? तो देखिए, हम स्नेल के नियम से क्या जानते हैं? स्नेल के नियम से हम जानते हैं साइन I अपॉन साइन R बराबर n21। इसमें जो प्रकाश की किरण है वो माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश करती है, और जो n21 है ये है 1 के सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक कहलाता है। माध्यम 2 का अपवर्तनांक है। ओके, हम आपको बता दें कि n21 और n12 एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो यहां से देखिए I का जो मान है वो तो हमारे पास में दे रखा है IC, और R का मान है क्रांतिक कोण की स्थिति में 90 हो जाएगा। तो साइन IC बट्टे में साइन 90 डिग्री। इसकी जगह हमारे को n12 की फॉर्म में लाना है तो n बट्टे में n12। तो ये हमारे पास में आ चुका है साइन IC बराबर 1 बट्टे में n12, जिसे हम n12 बराबर 1 अपॉन में साइन IC भी पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में रिलेशन आ चुका है, और इसी रिलेशन के आधार पर ही जो ऑप्शन है वो देखेंगे n12 बराबर 1 अपॉन साइन IC। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी क्षमता प्लस में 2.5 D है। तो फोकस दूरी और क्षमता के बीच में हम एक रिलेशन जानते हैं, P बराबर 1/f। तो यहां से f बराबर आ जाएगा 1 में P। तो यहां से P की वैल्यू पुट कर दीजिए 1 में 2.5, पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 ऊपर लगा देंगे, ये आ गया हमारे पास में। ये आएगा आंसर मीटर में। अब यदि हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? तो यहां पर आप ध्यान दें कि जो प्रकाश की चाल है उसको हम C से पुट कर रहे हैं, जो कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हमें यहां पर दे रखी है। इसके अलावा जो कांच है उसका अपवर्तनांक हमें 1.5 दे रखा है। हमें यहां पर कांच में प्रकाश की चाल पूछी है।
प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। हम एक स्नेल के नियम से रिलेशन जानते हैं। देखिए n बराबर होता है n बराबर, ये हमारे पास में होता है v1 अपॉन v2। यहां पर n बराबर आ जाएगा c अपॉन में v। तो यहां से हमारे पास में देखिए क्या रिलेशन आ जाएगा, v बराबर c अपॉन में n। c की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है क्वेश्चन में 3 गुणा 10 की घात 8 बट्टे में 1.5, ये आ जाएगा 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। तो 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, ये हमें ऑप्शन बी के अंदर दे रखा है। तो देखिए ये जो रिलेशन है वो हमने स्नेल के नियम से लिखा है। स्नेल के नियम से आप ये जो रिलेशन है हमारे नोट्स में भी देख सकते हैं, हूबहू आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दो लेंस जिनकी शक्तियां 4d और -2d है संपर्क में रखे हैं, तो उनकी संयुक्त फोकस दूरी क्या होगी। तो हम पहले उनकी क्षमता ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए हमें पहले लेंस की जो क्षमता है वो दे रखी है प्लस में 4d, दूसरी लेंस की जो क्षमता है वो हमें दे रखी है माइनस में 2d। संयोजन की जो क्षमता है वो इन दोनों के योग के बराबर हो जाएगी, तो 4 -2, तो ये आ गया हमारे पास में 2d। हमें यहाँ पर फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो हम ये जानते हैं कि किसी लेंस की जो फोकस दूरी है वो उसकी क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो 1/2 ये मीटर में आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करके हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरियां 25 सेंटीमीटर और -40 सेंटीमीटर है। इस लेंस के संयोजन की क्षमता क्या होगी। तो हमें अब की बार फोकस दूरियां दे रखी है f1 बराबर 25 सेंटीमीटर, f2 बराबर -40 सेंटीमीटर। हमें संयोजन की फोकस दूरी पूछी, तो संयोजन की फोकस दूरी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। तो यहां पर इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1/25 माइनस 1/40। तो यहां से हमारे पास में आ जाएगा इनका एलसीएम 200। तो 200 में ये 8 बार में और ये 5 बार में, तो ये 3/200 आ जाएगा। F बराबर आ जाएगा 200/3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको यदि आप मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 2/3 मीटर भी हमें प्राप्त हो जाएगा। अब यहां पर हम बात करते हैं लेंस की क्षमता। और हम ये जानते हैं कि जो लेंस की क्षमता होती है उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो 1/2/3, तो यहां से ये हमारे पास में आ जाएगा प्लस में 1.5 डायप्टर, प्लस में 1.5 डायप्टर। देखिए ये जो आंसर है किसी ऑप्शन में हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आंसर यही आने वाला है। क्लियर। और भी आप चेक कर लीजिएगा कि हमने कहीं त्रुटि तो नहीं की है, पर जो मेथड है वो यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है तो अपवर्तन कोण क्या होगा। हमें यहां पर ये बता रखा है कि कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम में इस तरीके से, ऐसे सघन माध्यम में वो क्रांतिक कोण के बराबर है। तो देखें अब ये हमारे पास में है सघन माध्यम,
दूसरी ओर है हमारे पास में विरल माध्यम, क्लियर। जो प्रकाश की किरण है वो सघन माध्यम से चल रही है और ये क्रांतिक कोण पर आपतित हो रही है। ओके, तो विरल माध्यम के अंदर जो अपवर्तन कोण है वो 90 डिग्री होता है। ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की डेफिनेशन से हम जानते हैं, क्रांतिक कोण की परिभाषा से जानते हैं। तो हमें अपवर्तन कोण पूछा है जो कि 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दूरदर्शी में अभिदर्शक का द्वारक बड़ा बनाया जाता है। दूरदर्शी है उसमें अभिदर्शक की जो द्वारक है वो काफी बड़ा होता है। क्यों होता है? तो देखिए विद्यार्थियों, अभिदर्शक का द्वारक बड़ा बनाने के पीछे रीजन है दूरदर्शी की विभेदन क्षमता को बढ़ाया जाता है। क्लियर। तो यहां पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यदि इसके स्थान पर यदि क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता कि दूरदर्शी के अभिदर्शक की फोकस दूरी अधिक रखी जाती है तो वो आवर्धन क्षमता को बढ़ाने के लिए फोकस दूरी को ज्यादा रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दूरदर्शी में अभिदर्शक एवं नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 100 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी? तो देखिए यहां पर हमें इस क्वेश्चन के अंदर एफ अभिदर्शक ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी दे रखी है 100 सेंटीमीटर और जो नेत्रिका है उसकी भी फोकस दूरी हमें यहां पर दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो यहां से आप ध्यान देंगे कि दूरदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है वो हमें यहां पर ज्ञात करनी है कि आवर्धन क्षमता, इसको हम कैपिटल एम से पुट करते हैं, माइनस में एफ ओ अपॉन में एफ ई, दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। 100 सेंटीमीटर बट्टे में 5 सेंटीमीटर, तो माइनस में 20 इकाई यहां पर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो देखिए जो उत्तल दर्पण है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो सदैव छोटे आभासी बनेंगे और आभासी प्रतिबिंब हम ये जानते हैं कि सीधे होते हैं, तो सीधे बनेंगे। आकार में छोटे, आकार में छोटा, सदैव आकार में कैसे होंगे? छोटे होंगे, आभासी होंगे, सीधे होंगे। तो ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो देखिए वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किसके द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं? तो देखिए ऐसा करने वाले अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों से ऐसा हो सकता है। अवतल दर्पण से भी ऐसा पॉसिबल है, अवतल दर्पण से भी आभासी और सीधा बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा उत्तल लेंस से भी ऐसा हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमें ऑप्शन के अंदर ये नहीं दे रखा है, ये ऑप्शन में ही नहीं दे रखा, तो यहां पर अवतल दर्पण ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो देखिए इसके प्रतिबिंब की स्थिति हम देख लेते हैं कहां बनेगा। तो देखिए यहां पर हमने एक डायग्राम तैयार कर लिया है। ये हमने लिया है यहां पर अवतल दर्पण और इस अवतल दर्पण से
हमने एक इसके वक्रता केंद्र के ऊपर वस्तु को रखा है ए बी, वस्तु हमने ए बी रख दी है, तो वहां ए से चलने वाली प्रकाश की किरणें एक तो फोकस बिंदु से होती हुई हमने आपतित करवा दी, दूसरी वाली प्रकाश किरण को हमने इस मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करवाई, तो ये ए डैश पर मिलती है जो कि बिंदु सी पर ही मिलता है। तो प्रतिबिंब है वो सी पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, समान आकार का बनेगा, तो ऑप्शन ए ही यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी कांच का अपवर्तनांक 1.5 जबकि निर्वात में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो इस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कांच में क्या होगी। तो देखिए यहां से स्नेल के नियम का ही हम यहां पर प्रयोग करने वाले हैं। स्नेल के नियम से तो n बराबर λ1 बट्टे में λ2, λ1 बट्टे में λ2, तो हमें यहां पर कांच में तरंगदैर्घ्य पूछी है, कांच में तरंगदैर्घ्य, तो कांच में तरंगदैर्घ्य λ2 बराबर λ1 बट्टे में n, तो ये है 6000 एंगस्ट्रॉम बट्टे में n जो कि 1.5 है। 1.5 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास में ये 4000 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश की चाल निम्न में से किस माध्यम में अधिक है। तो देखिए जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है तो 1.33, 1.00029, 1.5, 2.4, तो जिसका अपवर्तनांक कम है, n की वैल्यू कम होगी, उसमें जो चाल है वो अधिक होगी। तो वायु में प्रकाश की जो चाल है वो इन बाकी तीन माध्यमों की तुलना में अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जब एक प्रकाश तरंग वायु से पानी में जाती है तो उसका कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है। तो प्रकाश किरण वायु से पानी में प्रवेश करती है, वायु से पानी में प्रकाश किरण जाती है तो वहां पर प्रकाश का अपवर्तन होता है। किरण जाने पर प्रकाश का अपवर्तन होगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा। और विद्यार्थियों में जानकारी के लिए बता दूं कि अपवर्तन की घटना में जो प्रकाश है उसका रंग बदल जाता है, तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, आयाम बदल जाता है, आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। क्लियर। और बाकी का जो लैम्बडा है, तरंगदैर्घ्य कह सकते हैं, वेग कह सकते हैं, आयाम जिसको ऐसे लिखते हैं, ये परिवर्तित हो जाते हैं। ये वाली राशियां क्या हो जाती है, बदल जाती है, इनमें बदलाव आ जाता है। तो यहां पर आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्रांति कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए। इसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाता है। ये इस तरीके से है। और यदि कोई प्रकाश की किरण देखिए सघन माध्यम में आ रही है तो हम ये दिखा सकते हैं कि ये हमारे पास में है सघन माध्यम, ये हमारे पास में है विरल माध्यम, और ये है अभिलंब एन एंड एस। ये यदि जब आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण के बराबर होता है तो विरल माध्यम में जो अपवर्तन कोण है वो 90 डिग्री होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाशिक तंतु प्रकाश की किस घटना पर आधारित है? तो प्रकाशिक तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित होता है। जैसे ये हमारे पास में मैं यहां से प्रकाशिक तंतु के लिए जो प्रकाशिक तंतु होता है वो इस तरीके से पार्ट होगा और इसके पृष्ठों के ऊपर इसके जो पॉलिश होती है वो एक कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की पॉलिश की हुई होती है। जैसे यहाँ पर हम ये पॉलिश दिखा दें कि ये हमारे पास में इसके ऊपर पॉलिश की हुई है। कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की पॉलिश होने के पीछे रीजन है कि यहाँ पर प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित होगी। अब देखिए कोई प्रकाश की किरण ऐसे आएगी इस तरीके से, तो यहां से इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, फिर दूसरे पृष्ठ से टकराएगी, फिर इसी तरीके से ये चलती रहती है, इसका बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है। तो इस तरीके से एक सिरे में प्रवेश करती है, दूसरे सिरे से बाहर निकल जाती है। तो ये हमने आपको दिखाया है प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर। ओके, ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश का बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और बीच में से ये जो प्रकाशिक तंतु है वो बारीक बारीक कांच के धागानुमा संरचनाओं से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक समतल उत्तल लेंस म्यू बराबर 1.6 की वक्र सतह की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? देखिए एक बार इस क्वेश्चन को आप समझ लेंगे कि जो लेंस है यह है समतल उत्तल लेंस। एक पृष्ठ तो इसका समतल है और दूसरा पृष्ठ है वो उत्तल है। कुल मिलाकर ये जो लेंस है ये उत्तल लेंस ही है। ओके, एक पृष्ठ की जो इसकी वक्रता त्रिज्या है वो हमें दे रखी है 60 सेंटीमीटर। दूसरे पृष्ठ जो समतल है उसकी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी अनंत। हमें इसकी फोकस दूरी पूछी है और इसका जो अपवर्तनांक है म्यू वो हमें 1.6 दे रखा है। हम लेंस निर्माताओं के फॉर्मूले से जानते हैं 1/f बराबर म्यू 2 1 इंटू 1/r1 - 1/r2। तो यहां से 1/f बराबर म्यू का जो मान है वो 1.6, 1/r1 तो 1/60 माइनस 1/अनंत। 1/अनंत हमारे पास में हो जाएगा 0। 1.6 में से 1 घटाएंगे तो 0.6, 1/60। यहां से हम पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 और नीचे लगा देंगे, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। f बराबर आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। f की वैल्यू हमें 100 सेंटीमीटर 1 मीटर प्राप्त हो जाएगी। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उभय उत्तल लेंस के कांच का अपवर्तनांक 1.5 एवं इसके प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 0.2 मीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी? तो देखिए यहाँ पर जो म्यू है उसका मान हमें दे रखा है 1.5, उभय उत्तल लेंस दे रखा है। तो एक पृष्ठ, दोनों ही पृष्ठ की वक्रता त्रिज्याएं सेम होगी। एक पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या प्लस में तो दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी माइनस में। ठीक है, हमें यहां पर सबसे पहले लेंस निर्माताओं के फॉर्मूले की सहायता से f ज्ञात करेंगे, फिर p का फॉर्मूला 1/f लगाकर हम p की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो लेंस निर्माताओं का फॉर्मूला यहां पर हम अप्लाई करने वाले हैं। लेंस निर्माताओं के सूत्र से, लेंस निर्माताओं के सूत्र से 1/f बराबर n
R21 माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, ये वाला फॉर्मूला होता है। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। N21 की वैल्यू हमें 1.5 दे रखी है। यदि R का मान मीटर में आप पुट करते हैं तो F का मान भी मीटर में ही आएगा। तो 0.2 माइनस 0.2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 0.5 इंटू 1/0.2 प्लस 1/0.2, तो 1/F बराबर 0.5 इंटू 0.2 और 0.2 ये दुगुना हो जाएगा, 2/0.2, पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा 5। तो F की वैल्यू आ गई है 1/5 मीटर। तो P की वैल्यू देखिए 1/5, तो 5 ऊपर चला गया, तो P बराबर आ गया प्लस में 5 डायप्टर। ओके, ये हमें इसका आंसर प्राप्त हो गया है। ऑप्शन डी यहां पर सही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ नजर आता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से वायु का बुलबुला कांच में और पानी में चमकता हुआ नजर आता है। किसी समतल दर्पण का आवर्धन होता है। देखिए, एक डायग्राम के जरिए हमने समतल दर्पण से प्रतिबिंब किस तरीके से निर्मित होता है ये समझाया है कि हमारे पास में यहाँ पर एक वस्तु है ए बी। वस्तु ए बी से के बिंदु ए से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, ये इस समतल दर्पण से, ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण से परावर्तित होकर चली जाती है। लेकिन इनको पीछे बढ़ाने पर हमें ए डैश बी डैश के रूप में प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यदि आप इस प्रतिबिंब में ध्यानपूर्वक देखें तो बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों का मान है वो सेम रहता है। इसके साथ में बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई भी दोनों सेम रहती है। केवल पार्श्व परिवर्तित हो जाता है, ऊंचाई समान होती है। तत्पश्चात आवर्धन क्षमता है वो देखिए एच डैश बट्टे में एच, तो यहां से ये हमारे पास में इसका जो परिमाण है आवर्धन का वो 1 प्राप्त होगा। 1 हमें प्राप्त होने वाला, तो आवर्धन क्षमता है वो 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अब हम यहाँ पर रिक्त स्थान वाले कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। पहला ही क्वेश्चन लीजिए कि लेंस की क्षमता सदैव 1 से कम होती है। कि कौन सा लेंस है जिसकी आवर्धन क्षमता है वो सदैव 1 से कम होती है? तो आवर्धन क्षमता हम ये जानते हैं, आवर्धन क्षमता बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के बराबर होता है। तो यहां पर जो अवतल लेंस होता, अवतल लेंस है, उस लेंस से सदैव ही जो प्रतिबिंब है वो बिंब से छोटा बनता है। एच डैश से सदैव एच, ये रहता है अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए। तत्पश्चात इसकी आवर्धन क्षमता सदैव 1 से कम होती है। वाहनों में ड्राइवर पीछे की ओर की वस्तुएं देखने के लिए दर्पण का प्रयोग करता पार्श्व दर्पण होता है, जो कि उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण होता है जिससे जो प्रतिबिंब है वो सीधा बनता है। इसके अलावा छोटे बनते हैं और वृहद क्षेत्र घेरता है। वृहद क्षेत्र के जो वस्तुएं हैं वो उसमें दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। दूरदर्शी में अभिदर्शक का द्वारक और नेत्रिका का द्वारक होता है।
देखिए द्वारक का यहाँ पर आकार पूछा है, तो दूरदर्शी में अभिदर्शक का द्वारक बड़ा बड़ा होगा, जबकि नेत्रिका का द्वारक छोटा होता है। यदि यहां पर दूरदर्शी के स्थान पर क्या आ जाता, सूक्ष्मदर्शी आ जाता, यहां पर क्या आता, सूक्ष्मदर्शी आता, तो जो ऑप्शन है, ये वाला जो ऑप्शन है इसकी जगह आ जाता, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी का द्वारक होता है छोटा और सूक्ष्मदर्शी के लिए, और नेत्रिका होती है उसकी बड़ी। ये सूक्ष्मदर्शी के अंदर होता है, दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी में इसका उल्टा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, जब कोई प्रकाश किरण माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो देखिए जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये जैसे हमारे पास में एक अंतरा पृष्ठ है और एक प्रकाश की किरण इस तरीके से आपतित हो रही है। इस तरीके से हमने एक प्रकाश किरण को आपतित करवाया है। तो यहां से आप देखेंगे कि जो प्रकाश की किरण है ये हमारे पास में आपतित किरण, आपतन कोण आई, ये अपवर्तन कोण आर, अभिलंब से दूर हटती है। तो ये है सघन माध्यम और ये है विरल माध्यम। तो जो कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। यहां पर आर है वो बड़ा है आई की तुलना में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि स्वस्थ नेत्र के लिए मनुष्य की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दर्पण समीकरण होता है। तो देखिए दर्पण समीकरण होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये होता दर्पण समीकरण। एक लेंस सूत्र भी होता है, लेंस सूत्र भी देख लीजिए। लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो ये रिलेशन आपको ध्यान में रखने होंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करता है तो वह आपतन कोण जिसके संगत अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है माध्यम युगल के लिए क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण कहलाता है। क्लियर? तो देखिए आई का मान जब आई सी के बराबर होता है तो जो आर है वो 90 डिग्री होता है। ये यहां पर जो आई सी है इसको हम कहते हैं क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण इसको कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किसी बिंदु से आने वाली वह किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस से गुजरती है। वैसे मुख्य फोकस से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। ये वैसे दोनों ही रिक्त स्थान होने चाहिए थे। फोकस बिंदु से गुजरती है। क्लियर? के कारण कांच में पड़ी दरार चमकती हुई दिखाई पड़ती है तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण कांच में पड़ी जो दरार है वो चमकती हुई नजर आती है। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता कहते हैं। हम जानते हैं P बराबर 1/में F होता है।
मोटे लेंस के कारण रंगीन प्रतिबिंब बनते हैं। देखो, रंगीन प्रतिबिंब बनने के पीछे है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण के कारण से विक्षेपण वर्ण विक्षेपण होता है और उसी के कारण से रंगीन प्रतिबिंब का निर्माण होता है। परावर्ती दूरदर्शी में अभिदर्शक के रूप में का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। इस चैप्टर में से एक लघुत्रात्मक प्रश्न आएगा जो कि न्यूमेरिकल प्रश्न होगा। तो यहां पर ध्यान दें कि किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखे 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संयोजन से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। यह तंत्र अभिसारी होगा या अपसारी होगा। हमें यहाँ पर एक उत्तल लेंस दे रखा है जिसकी फोकस दूरी हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर। दूसरा जो लेंस है वो हमें दे रखा है अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर। इसकी फोकस दूरी को हम माइनस में लेंगे। संयोजन की तुल्य फोकस दूरी हमें यहां पर पूछी है। तो देखिए, हम 1/f बराबर जानते हैं 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/20 माइनस 1/30। तो लघुत्तम हमारे पास में आ चुका है 60। 3 माइनस 2 1/60 और यहां से f बराबर निकल गया है 60 सेंटीमीटर। और ये यदि प्लस में है इसका मतलब है कि ये उत्तल लेंस की भांति काम कर रहा है और उत्तल लेंस है वो हमारे पास में अभिसारी प्रकृति का होता है। तो जो संयोजन है वो अभिसारी प्रकृति का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक बिंब उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। यदि लेंस द्वारा 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता तब लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहां पर उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस से हमने यहां पर वस्तु को रखा है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। क्लियर। वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है और m का जो मान है वो 3 गुणा हमें यहां पर बता रखा है। तो देखिए, v यहां पर हम ज्ञात कर लेंगे, फिर v ज्ञात करेंगे, फिर फोकस दूरी f ज्ञात कर लेंगे। m बराबर लेंसों के लिए होता है v बट्टे में u। तो v का जो मान है, देखो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है इसका मतलब है कि m का मान आएगा माइनस में। तो v बराबर आ गया m इंटू यू। तो v -3 गुणा में -20। तो v की वैल्यू आ गई है माइनस प्लस हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। क्लियर। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए हम लेंस सूत्र का प्रयोग करेंगे। लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/60 माइनस माइनस यहां पर हो जाएगा प्लस, लघुत्तम आ जाएगा 60। तो 1 प्लस 3 4/60 बराबर 1/15। f बराबर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बिंब उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। सेम ही क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट हो गया। अब देखें कि एक छोटी दूरबीन के अभिदर्शक और नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 192 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दोनों लेंसों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, दोनों की फोकस दूरियों की योग के बराबर ही उन दोनों के बीच की दूरियां होती है। तो एफ ओ का परिमाण तथा एफ ई का परिमाण, ये इनके बीच की टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। तो 192 प्लस 8 200 सेंटीमीटर मतलब 2 मीटर। यहां पर दूरबीन की क्षमता भी पूछी जाती है। आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता m बराबर होता है माइनस में एफ ओ अपॉन में एफ
ई। तो देखिए एफ ओ अपॉन में एफ ई, तो 192 बट्टे में 8, यहां से ये हमारे पास में आ जाएगा 24 इकाई हमें प्राप्त हो जाएगा। एक अभिसारी लेंस की वायु में फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। यदि इसको जल में डुबो दे तो लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? तो देखिए सबसे पहले तो हम लेकर चल रहे हैं वायु में, तो 1/f, ये एयर में है, f ऐसे में पुट कर दूं जो कि n21 - 1 इंटू 1/r1 - 1/r2। अब देखिए जो n21 है, n2/n1 होता है, यह है वायु बट्टे में कांच, मतलब कांच का अपवर्तनांक बट्टे में वायु का अपवर्तनांक। चलिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, 1 में एफ ए बराबर एन जी बट्टे में एन ए का मान हमारे पास में 1 हो जाएगा, 1 में R1 - 1 में R2। क्लियर? अब इसी प्रकार से यदि हम देखें जल में, तो जल में जो फोकस दूरी है उसको मैं W से पुट कर दूं, तो जो प्रकाश की किरण है वो जल से कांच में जा रही है, इंटू 1/R1 - 1/R2। ये हमें प्राप्त हो गया है। अब इसको देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2, इसको देता हूं इक्वेशन नंबर 1। समीकरण 2 के अंदर हम 1 का भाग लगा देंगे, 2 के अंदर, या आप 1 के अंदर 2 का लगाओ, थोड़ा सा और इजी हो जाएगा हमारे पास में। 1/2 से 1 हमारे पास में है 1/f ए, 1/f डब्ल्यू बराबर एफ ए वाला तो एन जी -1 बट्टे में एन जी अपॉन एन डब्ल्यू -1, और ये राशियां बाकी की कट जाएगी, तो एफ डब्ल्यू बट्टे में एफ ए बराबर एन जी 3/2 - 1 अपॉन एन जी 3/2 एन डब्ल्यू का मान है 4/3, ये हमारे पास में आ गया। तो एफ डब्ल्यू बराबर एफ ए, 3/2 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 1/2 अपॉन, यहाँ से 9/8 में से 1 घटाएंगे तो 1/8 आ जाएगा। एफ ए की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 25 दे रखी है, 8 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो 25 × 4, एफ डब्ल्यू मतलब जल के अंदर जो फोकस दूरी है वो हो जाएगी 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उभयोत्तल लेंस की दो फलकों की वक्रता त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी वायु में क्या होगी? लेंस का अपवर्तनांक भी हमें दे रखा है। इससे लेंस निर्माताओं के सूत्र का प्रयोग करना है, तो 1/f n21 - 1 इंटू 1/r1 - 1/r2। यहाँ पर n21 की जो वैल्यू है वो 1.5 दे रखी है, r1 का मान 10 सेंटीमीटर दे रखा है, r2 का मान 15 सेंटीमीटर दे रखा है। f हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, तो 1/f बराबर 1.5 - 1, 1/10 - 1/15, तो 0.5, हमारे पास में 30 लघुत्तम आ जाएंगे, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0.5 इंटू 5 बट्टे में 30, तो ये 6 बार में कट गया, पॉइंट हटाएंगे 1/12, तो F बराबर आ गया है 12 सेंटीमीटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
कि कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, तो प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और आवर्धन ज्ञात करें। पहली स्थिति की हम बात कर लेते हैं। R बराबर हमें दे रखा है, अवतल दर्पण है तो 15 सेंटीमीटर, यहां से F बराबर आ जाएगा माइनस में 15 बट्टे में 2 सेंटीमीटर। U बराबर हमें दे रखा है माइनस में 10 सेंटीमीटर और V हमें ज्ञात करना है, तो 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। तो U का जो मान है वो हमारे पास में माइनस में 10, चलिए नीचे ही पुट करते हैं। V हमें ज्ञात करना, तो 1 बट्टे में माइनस का 15 बट्टे में 2 ऊपर चला गया, बराबर माइनस का 10 प्लस में 1 बट्टे में V। तो 1/V बराबर आ गया 1/10 माइनस 2 बट्टे में 15, 30, तो 3 माइनस 4, 1/V बराबर आ गया हमारे पास में माइनस में 1 बट्टे में 30 और V बराबर आ गया माइनस में 30। तो देखिए यहां से इतना निकाल चुके हैं हम। फिर आगे देखिए M बराबर माइनस में V बट्टे में U, तो माइनस में 30 माइनस का 10 जो कि माइनस का 3 आ जाएगा, तो प्रतिबिंब है वो वास्तविक बनेगा। 3 वैल्यू आ रही है, इसका मतलब बड़ा बनेगा। आवर्धन क्षमता हमने 3 निकाल ही दी है, स्थिति हमने यहां पर बताई दी है। क्लियर। सेकंड पार्ट में हमें U का मान 5 सेंटीमीटर दे रखा है, माइनस में लेकर चलेंगे। 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। तो F का जो मान है वही है माइनस में 15 बट्टे में 2, 1 बट्टे में माइनस में 5, तो 1/V बराबर 1/5 माइनस 2 बट्टे में 15, 3 माइनस 2, 1 बट्टे में 15। तो V बराबर हमारे पास में आ चुका है प्लस में 15 सेंटीमीटर। M बराबर हो जाएगा हमारे पास में प्लस का 3। इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब है वो काल्पनिक बनेगा। प्रतिबिंब है वो कैसा होगा? काल्पनिक होगा, बड़ा होगा और दर्पण से के पीछे होगा 15 सेंटीमीटर में। दर्पण के पीछे 15 सेंटीमीटर पर होगा। क्लियर। अब विद्यार्थी कुछ क्वेश्चंस हम और लेकर चल रहे हैं जो निबंधात्मक प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। उनमें से हैं इनमें से 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो देखिए वियुक्त लेंस के लेंस मेकर फॉर्मूला, इस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए या ये आ जाए या दोनों आ सकते हैं। तो सबसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन ही है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन यही वाला है। क्लियर। इसके पश्चात संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से क्या तात्पर्य? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बताइए। कार्य प्रणाली का संक्षिप्त में वर्णन करके कुल आवर्धन क्षमता भी आपको पूछी जा सकती है। तो ये वाला प्रश्न है, दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोनों में से एक या हो सकते हैं दोनों ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाएं, तो दोनों ही क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर। तीसरा प्रश्न दूरदर्शी से संबंधित है। अपवर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख बनाकर कार्यप्रणाली समझाकर आवर्धन क्षमता को भी समझाइए। क्लियर। ये भी आपको पूछा जा सकता है। अब प्रिज्म द्वारा अपवर्तन वाला क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है। एक रिलेशन है, उस रिलेशन को आपको प्रूफ करवाया जा सकता है। एक और क्वेश्चन जो कि दर्पण सूत्र के नाम से जाना जाता है,
ये सूत्र भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, इस वाले रिलेशन को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो ये था विद्यार्थियों आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिक यंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखे, समझें, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।